हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम रिप्रोडक्टिंग इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं हमारे, उनको आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो सीबीएसई एग्ज़ाम हो, चाहे वो अपना आरबीएससी हो, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और सभी एक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे। जैसा कि समय नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम का, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंस रखेंगे ये। तो जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है। रिप्रोडक्शन कंपलसरी होता है जीवों में, ये हम जानते हैं। जनन बहुत महत्वपूर्ण गुण है जीवों के अंदर, जो हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई भी जीव जो है वो अपने जैसी संततियां उत्पन्न करता है। इसी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। दोस्तों, अगर प्रजनन क्रिया नहीं हो तो जीव का अस्तित्व जो है संकट में पड़ जाएगा, यानी जातियां जो है बनी रहती हैं वो केवल प्रजनन के कारण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनन की उत्तम विधि लैंगिक है या अलैंगिक। कारण बताना है अपन को। तो दोस्तों, लैंगिक विधि जो होती है, जिसको अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो एक अच्छी विधि मानी जाती है रिप्रोडक्शन की। तो लैंगिक जनन विधि को अच्छा माना जाता है। इस विधि से बनी संततियां जनकों से बिल्कुल भिन्न होती है, क्योंकि इसमें माता और पिता दोनों के जनन द्रव प्राप्त होता है। साथ ही युग्मक गैमेट्स बनने से पहले गुणसूत्रों में जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के फलस्वरूप नए संयोजन, दोस्तों रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, जो युग्मकों द्वारा संततियों में आ जाते हैं। अतः लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों में भिन्नताएं अर्थात वेरिएशंस आती हैं, जो जैव विकास यानी एवोल्यूशन का आधार होती है। दोस्तों, डार्विन ने, आपको पता होगा, डार्विन ने जो कि उद्विकास का जनक है, उद्विकास का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। डार्विन को माना जाता है। एवोल्यूशन, फादर ऑफ एवोल्यूशन डार्विन को माना जाता है। और डार्विन ने एक बात कही थी कि लगातार लैंगिक जनन जब होता है तो जीन विनिमय होता है। क्या होता है दोस्तों? जीन विनिमय। जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय, ओके दोस्तों, जीन विनिमय। तो जीन विनिमय के कारण जीन के अंदर बदलाव होता है और वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नताएं आते हैं। हम जानते हैं जीन विनिमय की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में होने वाली क्रिया है, जिसमें जीन के अंदर एक दूसरे के अंदर जीन खंडों का आदान प्रदान होता है, जिससे विभिन्नताएं आती हैं, नई संततियां बनती हैं। तो दोस्तों, लैंगिक जनन जो है अच्छा माना जाता है। अलैंगिक जनन में तो जो संततियां बनती हैं वो क्लोन कहलाती हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संततियों को क्लोन क्यों कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो क्लोन, जैसा अपन जानते हैं, क्लोन जो है लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है टहनी। टहनी, जिस तरह से एक पेड़ की टहनी
लगभग सभी आनुवंशिक रूप से और आकारिकी रूप से। दोस्तों यहाँ दो शब्द हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली। अगर समान है तो वो क्लोन कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? क्लोन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी संततियाँ, जो भी फीटल्स बनते हैं दोस्तों, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जनक के समान होते हैं और ऐसी संततियों को हम क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संततियाँ उत्पन्न होती हैं वे केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनकों के आनुवंशिक रूप से समान होती हैं। इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? बिल्कुल एक भी जिसे कहते हैं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर सटीक होना चाहिए दोस्तों। किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है फोर्थ, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। देखो कई तरह से घुमा के ये सवाल पूछा गया है, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संततियों को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों, ये बताना है। क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो दोस्तों लैंगिक जनन से जो संततियां बनती हैं, फीटल बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो उनके जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, ये कहना चाहता है और हमें बताना है क्यों। तो देखो, अधिकांश जलीय जीवों में बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जीवों के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है। दोस्तों हम जानते हैं जो निषेचन है वो दो प्रकार का होता है। फर्टिलाइजेशन दोस्तों दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है दोस्तों, और जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो बाहर होता है, अर्थात बाह्य माध्यम में। हम कह सकते हैं बाह्य माध्यम में। तो बाह्य माध्यम में जो गैमेट्स का फ्यूजन है, जैसे अगर अपन बात करें मेंढक के अंदर, एम्फीबियंस में, तो वो शरीर के बाहर जलीय माध्यम में दोनों गैमेट्स, ठीक है, युग्मकों का जो संलयन है वो शरीर के बाहर हो रहा है, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो शरीर के अंदर होता है। तो यहाँ आप देखिए, जो लैंगिक जनन की अपन बात कर रहे थे, ज़्यादातर यहाँ जो बाह्य निषेचन शरीर के बाहर जलीय माध्यम में, इसमें नर और मादा युग्मकों का अत्यधिक मात्रा में शरीर के बाहर मुक्त होना और एक साथ बहुत सारे युग्मकों में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसमें जीव की अत्यधिक आबादी उत्पन्न होती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक तो शरीर के बाहर होगा, युग्मकों को बाहर डिस्चार्ज किया जाएगा। बाहर जब युग्मक होंगे तो उनको रिस्क होता है एनवायरनमेंट का, परभक्षियों का, जो पैरासाइट हैं उनका। ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में गैमेट्स का प्रोडक्शन क्यों होता है। तो उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो बाह्य वातावरण में रिस्क होने के कारण गैमेट्स को वो जो है नष्ट होने का जो रिस्क रहता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, ताकि जो फर्टिलाइजेशन है उसकी सक्सेस रेट को यानी बढ़ाया जा सके। ओके, तो युग्मकों में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करता है, जिससे जीवों की अत्यधिक आबादी उत्पन्न होती है। तो ज़्यादा आबादी उत्पन्न होगी तथा परभक्षियों के भक्षण के बावजूद भी इनका अस्तित्व बना रहता है। तो अगर मान लो, जैसे अपन कहते हैं कि जो कृमि होते हैं यानी वर्म्स होते हैं, ठीक है, वर्म्स के अंदर जो है हजारों करोड़ों जो है अंडे, एग्स दिए जाते हैं और फिर उनसे लार्वे बनते हैं। फिर वो आगे जाके जो है एक शिशु के रूप में डेवलप होते हैं। तो इस दौरान जो है बहुत सारे यानी उनको वातावरण का जो रिस्क है उसके बावजूद वो बहुत कम रह पाते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए यानी उनका अस्तित्व बना रहे, इतने ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी ओर जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो जीवों में गैमेट्स का निर्माण मादा जीव के शरीर के अंदर होता है। दोस्तों हमने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में
शरीर के अंदर होता है तथा प्रसव क्रिया में जो शिशु का जन्म है वो शरीर के अंदर प्रसव पीड़ा, जिसको हम पार्टुरेशन कहते हैं, के पश्चात होता है। तो पूरी जो है वहाँ पर प्रोटेक्शन होती है, शरीर के अंदर कोई रिस्क नहीं होता है। दूसरी बात, जो जन्म के बाद भी जो विविपेरस एनिमल होते हैं दोस्तों, विविपेरस शिशु देने वाले, जन्म देने वाले, यानी शिशु प्रजक प्राणियों को हम विविपेरस कहते हैं। तो जन्म के बाद भी दोस्तों इनमें जीवों के अंदर क्या होता है, उनको देखभाल और उनका पैतृक रक्षण, यानी उनको खाना खिलाना, उनको देखभाल करना, उनको आत्मनिर्भर करना, ये इसको हम पैतृक रक्षण कहते हैं दोस्तों। पैतृक रक्षण। तो ये जो प्रक्रिया है जिसको पेरेंटल केयर कहते हैं, ये जो है कहाँ से होती है दोस्तों, ये मैमेलियंस में सबसे ज़्यादा होती है। किस में होती है दोस्तों, ये मैमेलियंस में सबसे ज़्यादा होती है। और मैमेलियंस जो है वो विविपेरस प्राणी है, यानी जितने भी जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा जो है पेरेंटल केयर होता है, जिसकी वजह से वो उनकी जो उत्तरजीविता है, यानी उनकी सर्वाइबिलिटी है, वो ज़्यादा रहती है बनिस्पत उनके जो ओविपेरस होते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप संततियों को जीवित रहने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु यह कथन हर समय सही नहीं होता है। अब देखो, ये हर समय सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि बाह्य निषेचन का यह दुर्गुण भी है कि परभक्षियों तथा अन्य आपदाओं द्वारा जो संततियों की संख्या में भारी कमी आती है, भारी कमी आएगी। ठीक है। इसी प्रकार आंतरिक निषेचन में प्रसव के पश्चात संतति अपने संरक्षण के लिए जनकों पर आश्रित रहती है। तो संतति जो है उसको अपने जनक का संरक्षण मिलना जरूरी होता है। तो ऐसे में यहाँ भी जो है कभी कभार इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 नंबर। देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संततियां लैंगिक जनन द्वारा बनी संततियों से किस प्रकार भिन्न है। तो अभी अपन ने ये दरअसल में डिफरेंस पूछ रहा है दोस्तों। एक तरफ अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल, और एक है एसेक्सुअल। तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें और जो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है, यानी जो संततियां बनती है दोस्तों, अपन जानते हैं यहाँ पर देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संततियां एक दूसरे के और जनकों के आकारिकी और आनुवंशिक रूप से समान होती है। तो यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल में तो जनकों के समान होती हैं, जबकि यहाँ समान नहीं होती। यहाँ जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय, जबकि यहाँ जीन विनिमय नहीं होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर वेरिएशंस आएगी दोस्तों, विभिन्नताएं आती हैं दोस्तों। यहाँ विभिन्नताएं नहीं आएंगी। तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वहाँ पर गैमेट्स भी बनते हैं, युग्मक बनते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों, निषेचन होता है, निषेचन, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ गैमेट्स भी नहीं बनेंगे और ना ही निषेचन होगा। इसीलिए जो संततियाँ हैं उनमें भिन्नताएं नहीं आएंगी। तो जो है यूँ कह सकते हैं कि जो उद विकास की प्रक्रिया है वो नहीं होती है। यहाँ जो संततियाँ बनेंगी वो कहलाएंगी क्लोन दोस्तों, जबकि यहाँ जो संततियाँ बनेगी वो भिन्न होंगी, वो डिफरेंस होगी। इसीलिए वो उद विकास में मदद करती हैं। उद विकास अर्थात जो एवोल्यूशन के है वो केवल लैंगिक जनन से ही आगे बढ़ता है, जो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं होता है दोस्तों। तो ये आज की हमारी जो वीडियो थी वो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस थे जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उससे थे, रिलेटेड चैप्टर से थे। तो दोस्तों आज ये क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको भी ज़रूरत है। धन्यवाद।